हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वेल्थ चैनल। मैं इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे हम अगर रिलायंस में सिप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने रिटर्न्स को और बेटर कर सकते हैं। हम सिप के रिटर्न्स को बीट कर सकते हैं और एट द सेम टाइम अगर क्रैश आता है मार्केट में तो हम अपने रिटर्न्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि इस स्ट्रैटेजी को मैं खुद अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज़ करता हूँ और मेरे जो म्यूचुअल फंड्स हैं और जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें मैं ये इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करता हूँ। तो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में ये शेयर करूंगा। आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के जो भी वीडियोस आएंगे वो आपके सब्सक्रिप्शन लिस्ट में आते रहेंगे और आप उनको आगे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और अगर कोई कमेंट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना ताकि आपको फुल स्ट्रैटेजी समझ में आए और जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो आपके समझ में आ जाएं, ताकि अगर आप उसे अप्लाई करना चाहें तो आप आगे इफेक्टिवली इस स्ट्रैटेजी को अपनी इन्वेस्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं पहले बात करूंगा रेगुलर सिप की। मैं आपको एटलीस्ट बताऊंगा कि रेगुलर सिप में हमें क्या रिटर्न्स मिलते हैं। तो मैंने ये स्प्रेडशीट बनाई हुई है रेगुलर सिप की। अगर हमने रिलायंस में 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी होती, दैट इज सितंबर ऑफ 2015, और हर महीने हम 5,000 रुपीज़ रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे होते, तो हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे लेट्स से स्टार्टिंग विद सितंबर ऑफ 2015, दीज आर द यूनिट्स। 11 यूनिट हम लोग उसमें खरीदते। उस टाइम पे 431 रुपीज़ का रेट था। और हम हर महीने रेगुलर अमाउंट खरीदते रहते। सो आज 5 साल के बाद हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती वो पहुंच के 3 लाख के आसपास आ गई होती। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारी जो इन्वेस्टमेंट है 5 साल के बाद 3 लाख रुपए हुई, और हमारी जो कॉर्पस बनी वो 6,65,000 रुपीज़ हमारी जो कॉर्पस है वो बन गई। हमारा रिटर्न जो एनुअल रिटर्न आया वो 33% रिटर्न आया। जो एवरेज स्टॉक का प्राइस है, जो एवरेज रिलायंस के शेयर का प्राइस है वो 805 रुपीज़ बनता है। तो आप देखेंगे हमारी इफेक्टिवली जो कैपिटल थी वो डबल हो गई। 3 लाख रुपए के हमारे 6,60,000 रुपए हो गए। रिटर्न हमारा 33% हुआ। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है। इसीलिए रिलायंस में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। इट इज़ अ मल्टी बैगर स्टॉक। तो ये हमारी रिटर्न थी। मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा जो मैंने बना रखा है। तो अगर आप देखेंगे ये हमारी सिप का चार्ट है। हमारी जो कॉस्ट थी, जो ब्लू लाइन है, दैट इज अ स्टेडी 5,000 रुपीज़ की इंक्रीज होके 3 लाख रुपए पे आ गई। और जो हमारी वैल्यू है, दैट इज जो हमारा पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो बढ़ के 6,65,000 पे आ गई। जो जिसको हम लोग आज सिप बोलते हैं उसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बोला जाता है जनरली फाइनेंस की टर्म्स में। इसमें हम लोग सेम अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हमने इस एग्जांपल में 5,000 रुपीज़ लिया। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आपकी इमोशन हटा देता है। आपने एक बार सिप कर दिया, आपको पता है आपको हर महीने 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं। मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपकी जो इमोशनल फियर होती है वो नहीं है। और अगर मार्केट ऊपर चली गई तो यूफोरिया हो जाता है, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो आपका सिप के थ्रू खत्म हो जाता है। तो दैट इज़ द गुड थिंग कि आपकी इमोशन खत्म हो गई। अच्छा, अब क्या होता है मार्केट में वोलेटिलिटी होती है। जैसे मार्केट कभी ऊपर गई कभी नीचे गई, तो सिप आप करते हैं तो आपकी मार्केट वोलेटिलिटी खत्म हो जाती है। इसमें क्या होता है कि आपका जो अमाउंट है सेम अमाउंट आप एंटर करते जा रहे हैं, तो आपका जो पूरी जो इन्वेस्टमेंट है वो एवरेज होती रहती है। इसके दो नेगेटिव पॉइंट्स हैं। एक तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे मार्च में मार्केट में क्रैश आया, आपकी जो पोर्टफोलियो वैल्यू थी 5,28,000 थी नवंबर 2019 में। रिलायंस ने नीचे आना शुरू किया, मार्च में 4 लाख के नीचे आ गई। तो आपको 1,28,000, 1,28,000 से ऊपर 1,30,000 का आपको नुकसान हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक महीने में आपका 467 से 397 हो गया। अब इस टाइम पे क्या होता है, फियर हो जाती है हर एक को। हर बोलता है क्या पता नहीं हमारा और कितना डाउन टर्न आएगा, कहीं हमारी कैपिटल खत्म ना हो जाए। तो लोग अपने पैसे निकाल लेते हैं और इफेक्टिवली अपना लॉस बुक कर लेते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपकी डाउन टर्न, जो आप डाउन टर्न के टाइम में आपकी जो वैल्यू है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। आपकी वैल्यू डिक्लाइन होकर सडनली 528 से 397 आ गई। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सिप का। दूसरी चीज़, इसमें रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। आप बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं। आप सिर्फ बाय करते रहते हैं और होल्ड करते रहते हैं, बट आप रेगुलर प्रॉफिट्स अपने बुक नहीं कर रहे हैं। बल्कि डाउन टर्न आता है तो हमें फियर हो जाती है, हमें डर लगता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट ना खत्म हो जाए, तो हम लोग प्रॉफिट बुक करने की जगह पे अपना लॉस बुक कर लेते हैं।
और दूसरी बात, हमें फाइनल वैल्यू नहीं पता। अब समझिए, अगेन इस एग्जांपल को मैं अगर लेता हूँ, तो अगर हमें समझिए मार्च में अपनी वैल्यू, मार्च में हमें फंड्स चाहिए किसी भी पर्पस के लिए, लेट्स से स्कूल में बच्चों की फीस देनी है, या कॉलेज में कहीं पे फीस देनी है, या हमें होम लोन, होम खरीदना है, या कुछ उसकी पेमेंट करनी है। तो अब हमें ये नहीं पता कि हमें मार्च में कितना अमाउंट मिलेगा, हमें जुलाई में कितना अमाउंट मिलेगा। लेट्स से जुलाई छोड़िए, अगर हमें ये नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर हमें कितना अमाउंट मिलने वाला है, ठीक है, मेरे को 31 दिसंबर 2020 में कितना अमाउंट मिलेगा, मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ। हम टेक्निकल एनालिसिस करके बोल सकते हैं कि हाँ 1600 से 2000 का अमाउंट हमें मिल जाएगा, जो रिलायंस की रेंज है। बट गारंटी किसी के पास नहीं है, आपको पक्का बिल्कुल नहीं पता कि आपको फाइनल कितना अमाउंट आपके हाथ में है। तो आपकी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं हुई, ये आपने, आप बेसिकली फीड तो कर रहे हैं, आप कैपिटल डालते जा रहे हैं, बट आपको आउटकम का कोई एश्योरेंस नहीं है कि हाँ आउटकम आपको 1600 के रेट पे मिलेगा या 2000 के रेट पे मिलेगा। तो ये सिप है। अब इससे जो बेटर स्ट्रैटेजी है उसको वैल्यू सिप या डॉलर कॉस्ट एवरेज, डॉलर वैल्यू एवरेजिंग बोलते हैं। मैं आपको पहले उसका प्रिंसिपल समझा देता हूँ। उसमें क्या होता है, आप रादर देन इन्वेस्टिंग द सेम अमाउंट, आप अपना अमाउंट वेरी करते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस, और आपका टारगेट फिक्स होता है। आपको हर महीने 5000 रुपीज़ की वैल्यू अचीव करनी है। तो पिछले महीने अगर समझिए मार्केट ने अच्छा किया, तो इस महीने आप कम इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपका टारगेट इजीली मीट हो जाए। और पिछले महीने या इस महीने मार्केट अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपका जो टारगेट है वो मीट हो जाए। मैं आपको स्प्रेडशीट पे दिखाता तो अब स्टार्ट करेंगे। जैसे 5 years बैक, सेम सेम मैंने डेट्स लिए हैं, सेम मैंने डेटा लिया है। हमारी जो टारगेट है हर महीने 5000 रुपीज़ से बढ़ता जाता है। तो फर्स्ट मंथ 5000, सेकेंड मंथ 10,000, थर्ड मंथ 15,000, फोर्थ मंथ 20,000। इस तरीके से हमारी वैल्यू बढ़ेगी। हमारा ये टारगेट है कि मंथ के एंड में हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें इतनी वैल्यू होनी चाहिए रिलायंस के शेयर्स की। तो हम फर्स्ट मंथ इन्वेस्ट करेंगे, हमने 11 यूनिट खरीद लिए। अब सेकेंड मंथ में जब हम आते हैं, तो रिलायंस का जो शेयर है वो 431 से बढ़ के 473 हो गया। अब हमें टारगेट करना है 10,000, तो हमने सिर्फ 10 यूनिट खरीदे ताकि हमारी जो वैल्यू है वो 9950 की आ गई। ठीक है, थर्ड मंथ में रिलायंस का शेयर फिर बढ़ गया, 483 हो गया। तो हमने फिर सिर्फ 10 यूनिट्स खरीदे, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो 4835 की थी, ताकि हमारा जो टारगेट है वो 15,000 का हो गया, विच इज़ द क्लोजेस्ट टू व्हाट वी कैन गेट टू 15,000। फिर रिलायंस का शेयर 507 पे बढ़ गया, तो हमने सिर्फ 80 यूनिट्स खरीदे। फिर 517 पे हमने 19। अब देखिए मार्केट गिर गई, 483 पे रिलायंस आ गया। तो हमने क्या किया, 14 यूनिट्स खरीद लिए, क्योंकि हमें 30,000, देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट है 30,000 का। तो 30,000 का टारगेट मीट करने के लिए हमने 14 यूनिट्स खरीदे। तो हमारा वैल्यू 30,029,966 आ गई। तो आपने देखा कैसे जब मार्केट गिरी तो हमने ज़्यादा यूनिट्स परचेज कर लिए, और जब मार्केट 517 पे थी तो हमने कम यूनिट्स परचेज की। हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, देखिए 4700 रुपीज़ की, 4659 की हमने इन्वेस्टमेंट करी थी इन द मंथ ऑफ जैन 2016। बट मार्केट गिर गई फेब में, तो हमने 6700 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करी। तो क्या कर रहे हैं इसमें हम लोग, बाय लो सेल हाई। अब आपको मैं और आगे दिखाता हूँ। जैसे फिर मार्केट 522 पे आ गई, तो हमने सिर्फ 2000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करी और सिर्फ 4 यूनिट खरीदे, ताकि हम 35,000 के टारगेट पे पहुंच जाए। देखिए इस वाले कॉलम में मैंने 35,000 का टारगेट दिखाया है। अब मार्केट फिर गिर गई, 491 पे आ गई, तो हमने क्या किया, 15 यूनिट खरीद लिए। कितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया, 7,000 रुपये हमने इन्वेस्ट कर दिए, 7,370, 7,370, ताकि हमारा टारगेट अगेन 40,000 हो गया। अब मार्केट देखिए फिर बढ़ती रही, 527 पे आ गई, या इवन ऐसे लीजिए कि 541 पे आ गई। 541 पे हमने सिर्फ 6 यूनिट्स खरीदे, अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया सिर्फ 3,250 रुपीज़, और टारगेट हमारा 65,000 का था। इस मंथ में आप देखेंगे यहाँ पे हमारा टारगेट 65,000 का था, तो हमने अपना वो टारगेट अचीव कर लिया। बट नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई, 14 पॉइंट से कम आ गई, तो हमने 13 यूनिट्स खरीदे, राइट। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट था 6,800 का था, अगेन हम लोग 70,000 पे आ गए। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। हम पहुँचे इस साल के मार्च में, देखिए हमारा कॉर्पस बढ़ता रहा। बीच में मैं आपको दिखाऊंगा, आ गए हम लोग मार्च में। आप देख, इससे पहले भी अगर आप देखें हमने क्या किया है, यहाँ पे यूनिट्स बेचे हैं। देखिए हमारा टारगेट था 2,35,000 का, जो हमारा मीट हो गया। नेक्स्ट मंथ का हमारा टारगेट था 240 का, राइट, हमारा टारगेट था 240 का।
बट ऑलरेडी रिलायंस का शेयर प्राइस बढ़ गया था, देखिए 1166 से 1248 चला गया था, तो हमारा टारगेट मीट हो गया, मीट होने से ज़्यादा हमारा एक्सीड हो गया। तो हमने क्या किया, 8 यूनिट्स को सेल किया, 10,000 रुपीज़ हमने विड्रॉ कर लिया रिलायंस के शेयर से, ताकि हमारा टारगेट मीट हो जाए। नेक्स्ट मंथ सेम, रिलायंस का जो शेयर था 1248 से 1332 चला गया, तो हमने क्या किया, सेम हमने 9 यूनिट्स सेल कर दिए, यहाँ पे आप देखेंगे 12,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए, बट स्टिल हमारा जो पोर्टफोलियो था वो बढ़ के 245 पे आ गया। नेक्स्ट मंथ हमारा टारगेट 250 था, बट रिलायंस का शेयर 1332 से 1464 पे चला गया, राइट। तो हमने क्या किया, 13 यूनिट्स को सेल किया, 19,000 रुपीज़ हमने विड्रॉ कर लिए अपने पोर्टफोलियो से, और हमारा टारगेट फिर भी बढ़ के 250 पे आ गया। नेक्स्ट मंथ सेम हुआ, रिलायंस 1464 से 1551 पे चला गया, तो हमने 6 यूनिट्स को और सेल कर दिया, 9,000 रुपीज़ हमने और विड्रॉ कर लिए, और 255 हमारा अब पोर्टफोलियो का टारगेट हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी सी मार्केट में करेक्शन आनी स्टार्ट हुई, ये दिसंबर की बात है 2019 में। तो रिलायंस का शेयर 1551 से 1514 पे आ गया, तो हमने 6 यूनिट खरीद लिए। अब आप देखिए, आपने ऑलरेडी इफेक्टिवली आपने शॉर्टिंग कर दी ना, 1551 पे आपने 6 यूनिट बेचे थे, और 1514 पे आपने 6 यूनिट खरीद लिए, तो 17 27 37 रुपीज़ आपने, 37 इंटू 6, ये इफेक्टिवली आपने शॉर्ट की थी मार्केट। आप इसको इस तरीके से ट्रीट कर लीजिए, 37 इंटू 6 का आपका प्रॉफिट स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया, आपने 9,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए। अब मार्केट में हो गई क्रैश, 1514 से आ गए हम लोग 1411 पे। तो जो आपने पहले 13 और 9 यूनिट्स बेचे थे, या जो पैसे आपने पहले विड्रॉ किए थे, अब हम उन्हें उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो हमने 22,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए मार्केट के अंदर। हमारा टारगेट 264 के आसपास तब भी रहा, अगले महीने का हमारा टारगेट 270 था, बट कोरोना वायरस का करेक्शन स्टार्ट हो गया था, तो 1328 पे आया, हमने 21,000 फिर इन्वेस्ट किए, और 269 का टारगेट हमारा मीट हो गया। फिर मार्च में आइए, जब मेजर क्रैश आ गया था, तो रिलायंस का शेयर 1328 से 1100 पे आ गया। हमने 43 यूनिट्स खरीद लिए, और 47,000 की हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, राइट। हमारा टारगेट मीट हुआ, 273 275 बेसिकली। आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, अब हम चलते हैं एवरेज शेयर प्राइस जो हमारे पास था। अगर आप देखेंगे कि एवरेज शेयर प्राइस हमारे पास जुलाई ऑफ 2019 में 586 रुपीज़ था। जब भी हमने पैसे विड्रॉ किए पोर्टफोलियो से, हमारा शेयर प्राइस का रेट कम आया, और हमने जब भी पैसे डाले, हमारा शेयर प्राइस का रेट बढ़ गया। बट 6 मार्च के एंड में हमारा जो शेयर प्राइस, जो हमारा शेयर था, उसका एवरेज प्राइस सिर्फ 684 रुपीज़ था, जबकि मार्केट में 1100 रुपीज़ का एवरेज शेयर प्राइस चल रहा था, तो हम प्रॉफिट में। उसके बाद अब मार्केट में रिकवरी स्टार्ट हुई, 1453 पे आ गया, तो हमने क्या किया, 53 यूनिट्स सेल कर दिए, 76,000 हमने विड्रॉ कर लिए वापस से, तब भी हमारा टारगेट 280 का मीट हुआ। अब आप देखेंगे, इसके हिसाब से हम हर महीने स्टॉक्स बेचते जा रहे हैं, हम खरीद नहीं रहे हैं, हम बेचते जा रहे हैं, और जो हमारा टारगेट है वो मीट होता जा रहा है। तो हमने 3 लाख का हमारा टारगेट था, आप देखेंगे यहाँ पे हमारा 3 लाख का टारगेट था, वो 3 लाख का टारगेट हमारा मीट हो गया। हमारी कैपिटल कितनी इन्वेस्ट हुई है, सबसे बड़ी चीज़, सिर्फ 50,000। 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके हमारा जो पोर्टफोलियो है वो 3 लाख का है, मतलब कितना मल्टी बैगर हो गया, 6 टाइम्स मल्टी बैगर हो गया। अगर आपको मैं वी सिप, मैं आपको रेगुलर सिप दिखाऊं, रेगुलर सिप में आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, आपका पोर्टफोलियो कितना हुआ, 6,65,000 का, 665। तो 2 मल्टी बैगर ही हुआ सिर्फ। बट इस स्ट्रैटेजी से आपका पोर्टफोलियो 6 मल्टी बैगर हुआ, आपने 50,000 इन्वेस्ट किया टोटल नेट, और आपका पोर्टफोलियो 3 लाख पे स्टैंड कर रहा है। आपका रिटर्न कितना हुआ, 39%। अब मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। अब देखिए, हमने जब सेल किए थे, तो उस पैसे का हमने क्या किया, मैंने उसको लिक्विड फंड में डालना स्टार्ट कर दिया। अब चाहे तो आप लिक्विड 20 पे डाल दीजिए, या आपको ज़्यादा वो करना है, कहीं पे आपको इन्वेस्ट करना है तो आप वहीं पे कर लीजिए, या आप अपने ब्रोकर के पास पड़े रहने दीजिए। तो मैंने क्या किया, इसको एक लिक्विड फंड में डालना शुरू कर दिया। तो 257 रुपीज़ पहले महीने में, जैसे मैंने फुल 5,000 नहीं इन्वेस्ट किए थे, तो मेरे जो पैसे बच गए वो मैंने 257 रुपीज़ लिक्विड फंड में डाल दिए। इस तरीके से मैं हर महीने जो पैसे बचते जा रहे थे, वो मैं लिक्विड फंड में डालता जा रहा था। इससे मेरे को क्या एडवांटेज भी क्या हुआ, अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, किस मंथ में मुझे 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। जैसे यहाँ पर मुझे 8,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने थे, तो ये मैं अपने लिक्विड फंड से विड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। अदरवाइज क्या होगा,
सडनली मुझे 20,000 30,000 रुपीज़ अगर डालने हैं तो हमारे पास में नहीं होंगे एकदम से 20,000 30,000 इन्वेस्ट करने के लिए। बट क्योंकि वो मैंने कॉर्पस अलग से रखा हुआ है लिक्विड फंड के अंदर, तो मैं वहाँ से सिर्फ विड्रॉ करके इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखिए आप, हमने नेगेटिव 1320 था, नेगेटिव 9,000 था, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फंड जो मैंने निकाला वो मैंने अपने लिक्विड फंड में डाल दिया, तो 5,000 से 19,000 पे पहुंच गए हम लोग। यहाँ से 1300 मैंने विड्रॉ किया था, वो मैंने अपने लिक्विड फंड में डाल दिया, प्लस 5,000 जो मेरे को इन्वेस्ट करने थे वो भी मैंने लिक्विड फंड में डाल दिए। और जब मेरे को विड्रॉ करने थे, जैसे यहाँ पे मेरे को 22,000 विड्रॉ करना था, तो रादर देन विड्रॉ दिस अमाउंट, मेरे पास 22,000 मैं अपनी कहीं और से निकालूं, मैं अपनी एक्सपेंसेस को कम करूं, मैंने इस लिक्विड फंड से 22,000 निकाल के इन्वेस्ट कर दिए। नेक्स्ट मंथ मैंने फिर 21,000 निकाल के लिक्विड फंड से इन्वेस्ट कर दिए, फिर 47,000 मैंने अगेन लिक्विड फंड से निकाल के इन्वेस्ट कर दिए। अब अगले महीने हमने 76,000 सेल की, प्लस 5,000 जो मेरे को एज इट इज़ इन्वेस्ट तो करने ही थे, वो मैंने 81,000 निकाल के मैंने अपने लिक्विड फंड में डाल दिए। सिमिलरली नेक्स्ट मंथ में मैंने ऐसे ही किया, 18,000 और डाल दिए। तो अब मैं क्या देखता हूँ, प्लस उस पर मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं 11 मैंने क्या किया है, 5% का इंटरेस्ट अज्यूम किया है एनुअल बेसिस पे, तो पर मंथ के बेसिस में 0.05/12 कर दिया है अमाउंट को। तो मेरे पास में लिक्विड फंड में 2,71,925 एज्यूम कीजिए, 2,70,000 हम राउंड फिगर कर लेते हैं। तो आप देखेंगे मेरे पास में 3 लाख का अमाउंट वैसे है पोर्टफोलियो में, प्लस 2,70,000 का अमाउंट मेरे पास एक लिक्विड फंड में पड़ा हुआ है, तो मेरी इफेक्टिवली कैपिटल कितनी हो गई, 5,71,000, राइट। और मेरी जो रिस्क पे कैपिटल है दैट इज ओनली 50,000। अगर समझिए शेयर मार्केट कल क्रैश कर जाती है, तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। इनफैक्ट अगर जब मार्केट क्रैश करेगी, और मैं होप कर रहा हूँ 6,000 पे मार्केट आ जाए, 6,000 से उठा के मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर रिलायंस समझिए 800 पे आता है, जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पजेस, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ रिलायंस का शेयर का रेट समझिए 800 पे डालता हूँ, तो ये मुझे बताता है कि मेरे को 207 यूनिट्स खरीदने हैं, राइट। और मुझे डालने पड़ेंगे 1,65,000, ठीक है। तो 1,65,000 में आराम से वहां से विड्रॉ करके मैं डाल सकता हूँ इसके अंदर। मेरा टारगेट फिर भी 3 लाख का आराम से मीट हो जाएगा। मेरी जो शेयर की वैल्यू जो है, ऑफकोर्स जो एवरेज प्राइस है वो 5,75,000 चला जाएगा, बट एटलीस्ट मैं अपने टारगेट के ऊपर चल रहा हूँ। तो मुझे ये चैलेंज नहीं आ रहा है कहीं पर भी। मैं अपना टारगेट, जैसे 3 लाख का टारगेट है, अब समझिए आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5,000 तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया हुआ है, आप 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप 10,000 कर सकते हैं। आपको यह लगता है कि अ, आपका जो लिक्विड फंड में जो कॉर्पस है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप अपनी सिप को स्टेप अप भी कर सकते हैं। अभी तक जैसे आपने मैंने एवरेज 5,000 ली हुई थी, तो आप इसको बढ़ा के 5,000 का 10,000 कर लीजिए, या एवरी ईयर आप समझिए 10% बढ़ा लीजिए। तो 5,000 को एक साल बाद 5,500 कर लिया, नेक्स्ट ईयर 5,500 का 6,000 कर लिया। या अगर आप इन्फ्लेशन टारगेट करना चाहते हैं, तो इन्फ्लेशन को आप मान के चलिए 7-8% है, तो आप उसके हिसाब से बढ़ा लीजिए। या आप डबल करना चाहते हैं 5,000 का 10,000 कर लिया, फिर 15,000 कर लिया, 20,000 कर लिया, तो यू कैन प्ले अराउंड। बट आप अपनी इस स्ट्रैटेजी को यूज करके अपना जो सिप का टारगेट, जो आपका रिटर्न है, उसको कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए 33% सिप में मिल रहा था, 39% हमें वैल्यू सिप में मिल रहा है, या वैल्यू एवरेजिंग में मिल रहा है, जो कि 20% ज़्यादा रिटर्न है। 33 का 20% इज 39, 1.2 टाइम्स। मैं आपको इस पे देखिए पॉजिटिव फैक्टर्स बताता हूँ। ये लाइन है जो हमारी वैल्यू है, दैट इज पोर्टफोलियो वैल्यू, दिस इज स्टडी, ये फ्लक्चुएट नहीं हो रही। यहाँ पर क्या हो रही थी, हमारी पोर्टफोलियो की वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही थी, यहाँ कभी एकदम से नीचे आ गई, एकदम से नीचे आ गई, सडनली ऊपर चली गई, सडनली नीचे आ गई, सडनली, अब आपको नहीं पता आपको पैसे कितने मिलेंगे उस टाइम पर, बट यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे। अगर मेरा टारगेट 6 लाख का है समझिए आज की डेट में, तो मैं उतनी इन्वेस्टमेंट, उतना टारगेट लेके चलूंगा कि मुझे पता है कि एग्जैक्टली मुझे 6 लाख रुपीज मिल जाए उस डेट पर मेरे को। बट यहाँ पे चैलेंज क्या है, मुझे ये नहीं पता कि मुझे कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। बट अगेन उसका, मैंने आपको बताया जैसे लिक्विड फंड में हम पैसे अगर डालते रहेंगे, तो हम उस सिचुएशन में नहीं फंसेंगे कि मुझे सडनली 45,000 या 47,000 या 1,65,000 इन्वेस्ट करना है, और वो मेरे पास में नहीं है, मतलब मेरी उतनी सेविंग्स नहीं है, या मैं अपने एक्सपेंसेस में से उतने पैसे निकाल के नहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो वो टारगेट आप अपना लिक्विड फंड के थ्रू कवर कर सकते हैं। अब इस पे देखिए, इसको इंडस्ट्री में डॉलर वैल्यू एवरेजिंग बोलते हैं। एक दो म्यूचुअल फंड्स थे जिन्होंने ये डॉलर वैल्यू एवरेजिंग को
ट्राई किया था, उन्होंने सिप निकाली थी जिसमें आप डॉलर वैल्यू एवरेजिंग कर सकते हैं, बट वो चली नहीं ज़्यादा। इसमें अगेन हम वैल्यू सेम अचीव करते हैं, जबकि नॉर्मल सिप में हम कॉस्ट सेम रखते हैं, यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा रखते हैं। इसमें हमारी जो फाइनल कॉस्ट है वो अननोन है, राइट। फाइनल वैल्यू हमें पता है बट कॉस्ट हमें नहीं पता कि हम कितने पैसे इन्वेस्ट कर चुके होंगे। ये मार्केट वोलेटिलिटी का एडवांटेज लेती है। देखिए सिप के अंदर क्या होता है, आपकी वोलेटिलिटी को एवरेज आउट कर देती है, बट ये एवरेज आउट नहीं करती है, ये उसका एडवांटेज लेती है। जब मार्केट लो है तो आप बाय ज़्यादा करते हैं, और जब मार्केट हाई चली जाती है तो आप सेल कर देते हैं, जो कि बाय लो सेल हाई वाला जो प्रिंसिपल है वो एक्चुअली में यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। सिप के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होता है वो, उसमें हर चीज़ आपकी एवरेज आउट हो जा रही है। इसमें रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, मार्केट सडनली 1800 पे आ गई तो आपकी देखिए प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी इसके अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ वापस से वैल्यू सिप में जाके। अब यहाँ पे 1787 है, 90 मेरा अपर टारगेट रिलायंस का भी 2000 रुपीज़ का है। आप देख सकते हैं मेरा वीडियो। मैंने 2000 का जो टारगेट है वो कैसे अचीव किया है। अगर 2000 पे आ जाती है तो ये मुझे बता रहा है कि हमें 36,000 रुपीज़ विड्रॉ करने हैं मार्केट से, राइट। तो ये 36,000 तो मेरा क्या रह जाएगा, 14,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट रह जाएगी सिर्फ मार्केट के अंदर, राइट। 2000 जब अचीव करेगा, मतलब मेरे तो पैसे लगे ही नहीं, और 3 लाख रुपए मेरे तो वैसे ही खड़े हैं। तो आप देखिए 3 lakhs डिवाइडेड बाई 14,000 कितना मल्टी बैगर हो गया, आप कैलकुलेट कीजिए। 9 इंटू अराउंड 280, राइट। 22 टाइम्स मल्टी बैगर रिटर्न हो गए, राइट। 14,000 की इन्वेस्टमेंट पे आपको 3 लाख का रिटर्न आ रहा है। इट्स 22 मल्टी बैगर है। आपको क्या चाहिए इससे ज़्यादा, इससे बड़ी स्ट्रैटेजी, बढ़िया स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है। अब फाइनल वैल्यू इसमें अगेन, फाइनल वैल्यू आपकी नोन है, राइट। अगर आपको समझिए आप टारगेट कर रहे हैं कि आपको अ, एक अपार्टमेंट खरीदना है या आपको हाउस खरीदना है जिसके लिए आपको 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए या 1 करोड़ का आपको अमाउंट चाहिए, तो आपको पता है एग्जैक्टली कितना अमाउंट चाहिए, तो आप उस हिसाब से अपना जो टारगेट है वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मुझे अगर 1 लाख या 1 करोड़ का अमाउंट चाहिए तो इतना इतना मेरे को हर महीने टारगेट डालना पड़ेगा। अगर आप सेम चीज़ सिप में करने की कोशिश करेंगे तो आप इन्वेस्ट तो करते रहेंगे, बट आपको ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको 1 करोड़ मिलेगा। हो सकता है आपको 1.5 मिल जाए, हो सकता है आपको 50 भी मिले, क्योंकि वो जब आपको पैसे विड्रॉ करने होंगे उस टाइम पर डिपेंड करेगा, उस टाइम पर मार्केट क्या है। बट यहाँ पर वो फैक्टर नहीं है। या आपको समझिए स्कूल की फीस देनी है आपको अगले अप्रैल में या मार्च में, आपको पता है स्कूल के मेजर एक्सपेंसेस होते हैं, तो आपको अमाउंट आपको पता है कितना चाहिए, तो आप उस हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ में ये वैल्यू एवरेजिंग वाली स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ। ये जो स्प्रेडशीट है मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा, मैं इसका लिंक वीडियो में डाल दूंगा, तो अगर आपको चाहिए तो आप जाके इसकी कॉपी बना के अपना टारगेट कर सकते हैं। और अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, मैं और भी ऐसे आगे वीडियोस डालता रहूंगा। अगेन वीडियो देखने में आपको देखिए मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे, बट आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको नॉलेज मिल रही है, आप अपनी प्लानिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी आप ये कर रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड, बट अगर आप ये नहीं कर रहे हैं ऑलरेडी तो आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान जो है उसको और थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। अगेन इसके कोई चार्जेस तो है नहीं, इसके कोई फीस भी नहीं है। मैं सिर्फ आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरा नोटिफिकेशंस का आइकॉन है, वो जो बेल वाला आइकॉन है, आप उसको क्लिक करेंगे तो जब भी मेरा कोई वीडियो आएगा वो आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर करें। लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप कोई स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं जिससे आप इससे भी ज़्यादा अगर रिटर्न ला सकते हैं तो आप वो प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर वो कम्युनिटी के साथ आप शेयर करेंगे, आप सारे लोगों के साथ शेयर करेंगे तो बाकी लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। और अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी, स्ट्रैटेजी में आपको कोई ड्रॉबैक लगे तो प्लीज़ वो भी आप मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। फाइनली मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पसेस के लिए था। पता है आपको स्टॉक मार्केट में देखिए बहुत हैवी लॉसेस भी हो सकते हैं, अच्छे प्रॉफिट भी हो सकते हैं, तो आप अपनी जजमेंट यूज़ कीजिए, अपनी एनालिसिस खुद कीजिए, अपना प्लान खुद बनाइए। और अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र से आपको कंसल्ट करना है तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए, उसी के बाद कोई आप एक्शन लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉफिट और लॉस होता है तो उसके लिए मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मैं इसका लिंक, स्प्रेडशीट का लिंक मैं डाल दूंगा तो आप देख सकते हैं।